नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो है हम लोग विज्ञान का यहाँ पे महामैराथन क्लास करना है हम लोगों को। थोड़ा सा 3-4 दिन हो गया था, मैं वीडियो ही नहीं बना रहा था क्योंकि लाइट ऑफ हो जाता है और नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वाईफाई बंद हो जाता है भैया, है ना। इस कारण से जो है वीडियो लेक्चर्स नहीं बन पा रहे थे और हम लोग जो है इधर महामैराथन क्लास करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। और भगवान से यही प्रार्थना है कि लाइट कट मत हो भैया, है ना। तो आप लोगों का बढ़िया जल्दी जल्दी जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा मैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारा ऐप है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मात्र 150 रुपये में पर्यावरण संरक्षण मंडल का पूरा टेस्ट सीरीज और कंटेंट मिल जाएगा। और जिन्हें सी-टेट का बैच खरीदना है वो मात्र 250 रुपये में खरीद सकते हैं, ठीक है। कंटेंट और टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो कंटेंट और क्लासेस है वो आपका जो है 20 तारीख से स्टार्ट होगा। कब से होगा? 20 तारीख से, 20 जुलाई से, ठीक है। और ये सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन का कोर्स है ना। इसमें जो है 500 रुपये में मात्र आप लोगों को पूरा क्लासेस, वीडियो लेक्चर और कंटेंट रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। और क्योंकि लाइव करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट कट हो जाता है, बरसात का मौसम है ना, इस कारण से लाइव करने में दिक्कत होता है, इन्वर्टर नहीं है इस कारण से, है ना। अब देखो ये हमारा नमूना सहायक हो गया, इसमें भी आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास लिखा हुआ है, लेकिन लाइव करने की कोशिश जरूर की हम लोग। 2 क्लास जरूर प्रयास किए थे लेकिन लाइट कट हो जाता है, नेटवर्क का इशू हो जाता है, इस कारण से जो है सर्वर डाउन के कारण हम लोग जो है कंटिन्यू लाइव क्लास नहीं कर पाते। इस कारण से हम लोग जैसे ही टाइम मिलता है रिकॉर्डेड करके हम लोग जो है वीडियो लेक्चर उसमें अपलोड कर रहे हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। इसमें आप लोगों को लगभग 210 के करीब जो है टेस्ट सीरीज मिलेगा। अभी इसमें लगभग 80 टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, कंटेंट अपलोडेड है, जाके देखिए। मात्र 250 रुपये में कोर्स है, मात्र 250 रुपये में, और पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इतना हुआ ना। चलो भाई, जाके आप लोग सारे कोर्स को देख सकते हो लर्न विथ निखिल ऐप में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है ऐप का और वेबसाइट का। चलो भाई, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। अगर आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज चाहिए थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो गया था, बरसात का मौसम है इस कारण से। अगर आप लोगों को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप लोगों को जो है मिल जाएगा, अभी भी टाइम है ना। आप लोग 7 3 8 यहाँ पे 9 50 40 69 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं भैया, अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो, ठीक है। मॉक टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को 5 और 25 सब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, ये ऐप में अभी कोर्स जो है नहीं है, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है। नंबर वहाँ पे आपका ऐड ऑन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट अपना प्रश्न में ही आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए पेन हटा दिया था मैं। फर्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए, ठीक है। विज्ञान संकाय वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया, ठीक है। यहाँ पे हमारे मन के फर्स्ट क्वेश्चन है, अब एक आप मन का दो आंसर दो मोला। चलो, विज्ञान कितना तैयारी हो है आप मन के, मैं पूरा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज में बढ़िया बढ़िया प्रश्न दे दे मैं आप मन ला। हाँ चलो, देखता ना मन का कहा थे, मानव शरीर में पाए जाने वाली किस कोशिका में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं पाए जाते? चलो बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। मानव शरीर में पाए जाने वाली किस कोशिका में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं पाए जाते पूछा थे, ठीक है। हाँ, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जो है नहीं पाए जाए। चलो बताओ भाई, दोनों नहीं पाए जाए बोला। तंत्रिका कोशिका, परिपक्व लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, यकृत कोशिका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, परिपक्व लाल रक्त कोशिका मिच्योर मतलब कि आरबीसी में नहीं पाया जाए भैया, एला आप मन याद रखना, ठीक है। काबर नहीं पाया जाए, अब खुद सोच के देखो कि केंद्रक है ना, चलो केंद्रक छोड़ो, माइटोकॉन्ड्रिया, तो अगर लाल रक्त कोशिका में अगर माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो तो ऊर्जा ही बनाना स्टार्ट कर दी ना भैया माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ही बनाना स्टार्ट कर दी, तो फिर लाल रक्त कर्णिका ऑक्सीजन ला खुद ले ली, तुम मन ला कैसे दी?
है ना। अब मैं यहाँ हृदय वाले पढ़ा हूँ, एक बार जाके क्लास जरूर देखना, डले हुए है ना, नमूना सहायक से ही डले शायद, वहाँ पे देखना मैं पूरा हृदय पढ़ा हूँ जगह में। तो का करते कि जब सीरामन से, है ना, महासीरामन से जब जो है रक्त आते जेमे ऑक्सीजन नहीं रहा है ना, वो जो है हमार पूरा हृदय में जाते, ओकर बाद वहाँ फुसफुस हेम जाते धमनी में, फुसफुस धमनी में जाए के बाद वो कहाँ जाते जी बताओ तो मोरा, फुसफुस सीरा में आते, ओकर बाद तुहर मतलब कि फेफड़ा से सीरा में आते, ओकर बाद तुहर का आते बाएं तरफ आते, का में आते हो बाएं, कमेंट करके बताओ, प्रश्न पूछ सकते भैया बायो वाले हो। हाँ हाँ चलो ठीक है, तो उमे का रहते ऑक्सीजन रहते। अब अगर बताओ माइट्रोकॉन्ड्रिया उमे पाए जाही ना और केंद्रक, तो वो जो है खुद जो है का केंद्रक तो नियंत्रण में काम करते, नियंत्रण के काम करते ना, और माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाए रही तो वो ऑक्सीजन ला खुद ग्रहण कर ली, है ना, और का वो जगह में प्रक्रिया बना ही रेस्पिरेशन की, श्वसन की, समझ में इतना। हाँ चलो भाई, तेकर सतियों में अनुपस्थित रहते, ठीक है। चलो अब आप मन है जगह में एक्सप्लेनेशन वगैरह भी है, देख सकते हो का कहा तेला। मनुष्य की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी का जैसे कोशिकाएं नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है ताकि कोशिका के भीतर हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक जगह मिल सके और वह पूरे शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन का परिवहन कर सके। अब एमन पाही ना तो ऑक्सीजन ला खुद एमन है रख ली, समझ में आईस नहीं, तेकर वजह से नहीं पा जाए, मतलब कि हमार जो पूरा जो संरचना बने ना शारीरिक, मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीका से बने, है ना, अपने आप में ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा शरीर है, यूनिक है नहीं। चलो भाई, एक एक चीज जो है बहुत ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे भैया, है ना। हाँ हाँ, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे शरीर ला बनाए में, ठीक है। चलो भाई, है ना, सरकार नो हरे वाह भगवान हरे, ठीक है। हाँ चलो देखो भैया, है ना, हाँ थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन बताओ, किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्त्राव को नियंत्रित करती है। चलो बताओ भाई, किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्त्राव को नियंत्रित करती है ना। हाँ चलो आंसर अब आप ही वाला पढ़ना है, आप ही वाला आंसर बताना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वगैरह सब साथ में है, टेंशन नहीं लेना है। देखो, थायराइड ग्रंथि, है ना, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। चलो बताओ भाई। हाँ सेकंड नंबर, अभी थोड़ा से व्यस्तता ज़्यादा चला थे काबर की कोर्स मन, हाँ कोर्स मन के ऊपर काम चला थे, टेस्ट सीरीज भी आप मन के थोड़ा से लेट हो गए, ओकर लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, काबर की नेटवर्क इशू हो गया ना, तो अपलोड होए में बहुत ज़्यादा वह टाइम ले ली, है ना, नेटवर्क लाइट कट ऑफ हो गई से थोड़ा से। हाँ हवा गहरे चलीस ना तो बिजली खंबा उम्बा मन गिर गिरिस, तेकर सती एक एक दिन पूरा जो है लाइटें कट ऑफ हो गई से। हाँ चलो भैया का आंसर बताओ सेकंड नंबर की, महामैराथन क्लास है ना। हाँ का ये जगह में हमार पीयूष ग्रंथि आई भैया, एला याद रखना, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आई, ठीक है, आ सकते डायरेक्ट देखे बर मिल सकते, ठीक है। चलो अब देखता ना मन हमार एक्सप्लेनेशन ला, है ना, मस्तिष्क के निचले हिस्से में, मस्तिष्क ये हमार पूरा खोपड़ी हो गए, खोपड़ी के अंदर हमार का है ब्रेन है ना, तो ओकर निचले वाला जो हिस्सा रहते ना स्थित पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तब मास्टर ग्रंथि काला कथे करके भी प्रश्न पूछ सकते था पीयूष ग्रंथि ला। यह वृद्धि हार्मोन GH, थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH आदि का उत्पादन करके शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। नोट का है, नोट ला देखो, पीयूष ग्रंथि को खुद हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं, देखो अपने आप में 4-5 प्रश्न में इस जगह बता दो, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, जिसे मास्टर ऑफ, है ना, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है। चलो इतना क्लियर हुई ना। हाँ चलो भाई आगे बढ़थन हमारा, ये सब चीज़ मैं ब्रेन में पढ़ा हूँ, लेकिन अभी जो है हमारा महामैराथन क्लास करना है, क्लास के टाइम नहीं है, तो हम अभी जो है MCQ क्वेश्चन करबो, ठीक है। देखो एथलीट फुट का कहते जगह में, एथलीट फुट और दाद, है ना, एथलीट फुट और दाद मनुष्य में होने वाले संक्रामक रोग है, यह किसके कारण होते हैं? कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। चलो बताओ। हाँ ऐसी ही प्रश्न जो है आप मन में पूछे जाए, ठीक है। चलो बताओ।
ये है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। हाँ, तीसरा नंबर का आंसर बताओ भाई। कामे होते हा कवक के कारण होते भैया, है ना, कवक के कारण। चलो देखो, फफूंद जैसे संरचना लगते तेला का कथन फंगस कथन ना मन हा ओ होते कवक के कारण। ठीक है, एथलीट फुट वगैरह सब चीज मन हा देखो का होते कर एक्सप्लेनेशन। एथलीट फुट और दांत त्वचा से जुड़े संक्रामक रोग हैं जो कवक फंगस के कारण होते हैं। एथलीट फुट मुख्य रूप से ट्राइकोफाइटन नामक कवक के कारण होता है। इला याद रखना, डायरेक्ट टेकर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना आप में ही एक का है जगम जी प्रश्न है ना। ट्राइकोफाइटन नामक कवक के कारण होता है जो नमी और गर्मी वाली जगहों जैसे पैरों की उंगलियों के बीच में तेजी से फैलता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुई ना। चलो भाई आगे बढ़थन। और जितना में साइंस वाले पोर्शन करा होना एक बार देख लेना भैया वाला, है ना। चलो अब एक आंसर बताओ का कहा थे। रक्तचाप, है ना, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस चिकित्सा उपकरण का का कहते उपयोग किया जाता है ना। हाँ चलो भाई, रक्तचाप ला एक बारे में मैं हाँ ब्लड ब्लड सेल्स में जब पढ़ाते रहो ना तब पढ़ा हो, एक बार जाके क्लास देख लो, थ्योरी क्लास, है ना। स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये तो रक्तचाप ला मापे बर बोला था ना, है ना। स्फिग्नोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंडोस्कोप। चलो बताओ भाई चौथा नंबर प्रश्न। बायो वाले मन हाँ बताओ कहा रे स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रही, एला याद रखना भैया। चलो आगे बढ़ता ना मन एक एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, देखो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को का कहते हैं मना स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से, है ना, 120/80 मिनी मरकरी होता है। मिनी मरकरी होता है mmHg, जहां 120 है ना स्टोलिक सिकुड़ना और 80 डायस्टोलिक फैलना दबाव है। एला भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जहां 120 स्टोलिक सिकुड़ना और 80 डायस्टोलिक फैलना दबाव होते। का एला जो है आप मतलब बढ़िया तरीका से, अच्छा तरीका से याद करते हुए चलना है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करबो हमन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एला बताओ, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला हीमोग्लोबिन प्रोटीन मुख्य रूप से किस धातु से बना होता है। तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। चलो एक आंसर बताओ मोला, है ना। पांचवा नंबर प्रश्न का आंसर का ये जगह में ऑप्शन नंबर सी आई, है ना। लोहा रथों में आयरन जेला बोलता ना मना। ठीक है, तब बोलता नहीं आयरन की गोली खाओ हीमोग्लोबिन कम हो गया इसे करके जी, तो आयरन गोली के जगह मुनगा भाजी खाओ जी। मुनगा भाजी छत्तीसगढ़ी में है नहीं, मुनगा भाजी खाओ, भरपूर आयरन रहते। चलो देखो, हीमोग्लोबिन के केंद्र में लोहा मतलब कि आयरन Fe या लौह तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन के अणुओं को अपने साथ बांधकर फेफड़ों से शरीर के अन्य ऊतकों तक ले जाता है। शरीर में लोहे की कमी होने पर कौन से रोग होते हैं, जगह में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है नहीं, जिसे का कहना मना एनीमिया, रक्त अल्पता रोग कहते हैं। इला याद रखना भैया, है ना। हिंदी में भी पूछ सकते, इंग्लिश में रहते, ज्यादा तर के इंग्लिश वर्ड में ध्यान दो, है नहीं। बायो वाले मन ज्यादा बेहतर रही कोई चीज समझे बर। चलो भाई, हर ये से प्रश्न है, हर सिलेबस से मतलब कि टॉपिक से मैं आप मन बना हूँ। ठीक है, अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल हरित लवक, है ना, सूर्य के प्रकाश के किस रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है। चलो बताओ भाई, एला भी मैं पढ़ा रहे हूँ, फर्स्ट क्लास में जाके देखना। हरे रंग को, लाल और नीले रंग को, पीले रंग को, बैगनी रंग को। ध्यान से पढ़ो, प्रश्न लाओ, एक आंसर दो भैया। छठवां नंबर, छठवां नंबर प्रश्न के आंसर दो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, हाँ अपलोडिंग में ना थोड़ा से ना समय लगते, पता है, क्लास में तेकर वजह से दिक्कत होते। हाँ लेकिन क्लास कंप्लीट हो जी, टेंशन नहीं लेना है नहीं। चलो छठवां नंबर, ऑप्शन नंबर बी, लाल और नीले रंग को अवशोषित करते। चलो देखो काबर करते, कैसे करते तेला, है नहीं। देखो का कहते, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में से मुख्य रूप से लाल और नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करते।
सबसे अधिक कौन अवशोषित करते? लाल और नीले रंग के प्रकाश को। ठीक है, इसी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे तीव्र होते भैया। प्रकाश संश्लेषण के जो दर है अपन आप में एक प्रश्न है, सबसे तीव्र होते कौन से? लाल और नीला रंग। वह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता बल्कि उसे क्या करते? परिवर्तित कर देते, है ना। इसलिए पौधों की पत्तियां हमें हरी दिखाई देती है। तब पौधे की पत्तियां जो है मतलब हरी काबर दिखाई देते, समझ में नहीं? परिवर्तित कर देते हरा रंग ला, अवशोषित नहीं करे। ठीक है, चलो भाई। और लाल और नीला रंग ला क्या करते? वहां अवशोषित करते। चलो भाई, एक और मजेदार और बढ़िया प्रश्न है, एला बताओ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले राइजोबियम जीवाणु मुख्य रूप से किन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? चलो बताओ भाई। दलहनी पौधे, अनाज वाले पौधे जैसे गेहूं धान में, है ना, मरुस्थलीय कैक्टस में, जलीय पौधों में। चलो बताओ, एक और प्रश्न के आंसर बताओ, है ना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो भाई, बढ़िया प्रश्न है। हाँ, एक और आंसर बताओ मोला जल्दी से। ये हरे हमारा 7वां नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नहीं भैया, एक बार आओ देखो। देखो, नोट्स जब जब पाए जाते ना छोटे छोटे गांठ के रूप में, वो है दाल वाले पौधे में पाए जाते हैं। दलहनी पौधे में चना वगैरह में देखो, चना के जड़ ऐसे उखाड़ के देखना, उनमें गांठ बरोबर संरचना रहता। थोड़ा का बोलता ना मना, वही मन हरे राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, वही में रहते हो मन। चलो देख लो एक बार। देखो, राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी पौधे जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग की जड़ों की ग्रंथियों में सहजीवी रूप में रहते हैं। ये हवा की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, हवा में जो रहते ना तेला, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और पौधों को प्रोटीन बनाने में मदद मिलती है। तेकर सती बोला था अभी सरकार है कि दलहनीय पौधे जितना है ना सब लगा, बोला था दलहनी खेती करना चाहिए करके, दाल के खेती करना चाहिए करके। काबर वो मिट्टी का जो है उपजाऊ क्षमता बनाना है हमारा, नाइट्रोजन की जरूरत है। अब हम जो है यूरिया वो करेला सब चीज डाला था ना, मिट्टी की क्षमता का हो जाते खत्म हो जाते, और कुछ नहीं है कारण, है नहीं। चलो भाई, ये तो सब बेसिक नॉलेज है, सब पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते है ना। अब देखो, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मुख्य रूप से किस अंग से होती है, और वहां कौन सा जो है एंजाइम काम करता है? एंजाइम काम करते, ठीक है, वहां कौन सा एंजाइम जो है वो क्या करते, कहा से काम करता है? चलो बताओ भाई। मुख गुहा टाइलिन द्वारा, मुख गुहा टाइलिन द्वारा, अमाशय पेप्सिन द्वारा, छोटी आंत एमाइलेज द्वारा, बड़ी आंत ट्रिप्सिन द्वारा। चलो बताओ भाई। माना सबसे शुरुआत ला पूछा थे ना, सबसे, हाँ शुरुआत ला 8वां नंबर प्रश्न है रे, सबसे शुरुआत ला। ध्यान से पढ़ो प्रश्न ला ना, ध्यान से एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से पढ़ना। एमे आई हमार अमाशय पेप्सिन द्वारा, है ना, अमाशय। एकदम ध्यान से पढ़ना है भैया प्रश्न ला, ठीक है, एकदम धड़ाधड़ काम नहीं करना है। चलो देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, जितना जनमन कहा थी ए करके उहिल में बता, ठीक है। लेकिन प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय, है नहीं, स्टमक पेट में होती है। अमाशय में गैस्ट्रिक जूस से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। यह पूछ सकते गैस्ट्रिक जूस से कामे से निकलते, कैसे निकलते, कहाँ पाए जाते करके। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। प्रोटीन्स ला कहा तोड़ देते जी, पेप्टोन्स में तोड़ देते, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो, इसनी एक्सप्लेनेशन वगैरह सब मिल जी, टेंशन नहीं लेना है ना। चलो देखो, क्या कहा थे, कोशिका के भीतर अनुवांशिक जानकारियों को ले जाने वाले क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र मुख्य रूप से किन दो तत्वों से मिलकर कहा होते, बने होते, पूछा थे। चलो एक आंसर बताओ। देखो, केवल RNA और वसा से, DNA और हिस्टोन प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से, अमीनो अम्ल और विटामिन से। हाँ, चलो भाई 9वां नंबर प्रश्न। बहुत बढ़िया। DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बने रहते, ठीक है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बने रहते। चलो भाई आगे बढ़ता ना मन, है ना। देखो,
गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, है ना, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए और क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन के जटिल जाल से बने होते हैं। मानव शरीर की एक कोशिका में 23 जोड़े कुल 46 गुणसूत्र होते भैया, है ना। एक्स वाई निर्धारण करते, एला भी याद रखना, पढ़ा लो में सब चीज मन ला, मतलब कि क्वेश्चन करवा लो सब चीज मन से। ठीक है, चलो भाई, तो पहली वाले क्लास में जाके देखो। अब एला बताओ मोला, बढ़िया क्वेश्चन है, किस रोग को शाही बीमारी, है ना, किस रोग को जो है शाही बीमारी कहा जाता है, जिसमें जेनेटिक खराबी के कारण चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता। ठीक है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, वंध्यात्वता, ल्यूकेमिया। चलो बताओ भाई, 10वां नंबर, हाँ 10वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। चलो कई जगह में बहुत बढ़िया, हीमोफीलिया काबर हुई से है, शाही बीमारी काबर की से, चलो देख लो ये एक बार, है ना, बहुत बढ़िया है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड अनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का जमने वाले कारक नहीं बनते। यह बीमारी ब्रिटेन के शाही परिवार महारानी विक्टोरिया के वंशजों में बड़े पैमाने पर देखी गई थी, इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। समझ में इसमें, चलो भाई इतना क्लियर हो इस। चलो अब हम आगे बढ़थन 11वां नंबर प्रश्न में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा थे, वर्षा की बूंदें पूरी तरह से गोल क्यों होती है, इसके पीछे पानी का कौन सा भौतिक गुण जिम्मेदार है। चलो बताओ भाई, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया हमारे मन के दिमाग के ढक्कन ला खोले वाले प्रश्न है नी। चलो बताओ भाई हाँ, हमार जितना जन सर मैडम मन है मन तो जानत हुई, अब हमार छोटे भाई बहनी मन है थोड़ा से नया नया ना, तेकर साथ थोड़ा दिक्कत हो जाते। हाँ, बड़े भाई बहनी मन तो पढ़ते रहते, पीएससी यूपीएससी की तैयारी करते भैया, है नी, सीजीपीएससी के तो टेंशन नहीं रहे। पानी की कहा होते श्यानता। हाँ, अब देखो, पानी का पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय घर्षण, पानी का उत्प्लवन बल। चलो बताओ 11वां नंबर का, ये जगह में पानी का जो है पृष्ठ तनाव, मतलब क्यों लगा कथन हमन सरफेस टेंशन बोलथन। ठीक है, चलो भाई एक बार आप मन थ्योरी देख लो, मतलब कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ला, आसानी से सब चीज मन समझ में आ जाए। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपना सतही क्षेत्रफल न्यूनतम करने का, मतलब कि मैक्सिमम करने का प्रयास करता है। क्योंकि किसी दिए गए आयतन के लिए गोले, है ना, से का सतही क्षेत्रफल सबसे का होते कम होते, है ना, सबसे कम होते भैया गोला के, इसलिए मुक्त रूप से गिरती हुई पानी की बूंदे गोल आकार ले लेती है। समझ में इसमें, हाँ बहुत स्मार्ट रहते, सोचो, है नी। चलो भाई छोटे कर देता हूँ, एक आंसर दो, का कहा थे, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु का उपयोग हाई स्पीड इंटरनेट और, है ना, एंडोस्कोपी में होता है। यह प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो बताओ भाई, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का व्यक्तीकरण। चलो बताओ भाई 12वां नंबर प्रश्न का आंसर। हाँ हाँ, नमूना सहायक वाले मन पर कोई टेंशन नहीं है, सब चीज आप मला कंटेंट मिल ही, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है भैया, है ना। वीडियो लेक्चर भी एक हफ्ता में कंप्लीट हो जी, है ना, टेंशन नहीं लेना है। जो केमिस्ट्री फिजिक्स के ना कंप्लीट हो जी, बायो के थोड़ा ज़्यादा बड़े है, वो पोर्सन भी मैं यहाँ कंप्लीट कर दूँ। ओकर बाद हमन वहाँ पे इंडियन जी के, सीजी जी के, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, हाँ चलो टेंशन नहीं लेना है, सब खत्म हो जी, कंटेंट ऑलरेडी दे हूँ मैं, बेस्ट कंटेंट है, जाके पढ़ो। ठीक है, कोई टेंशन वाले बातें नहीं। और टेस्ट सीरीज तो अपलोडेड है, और टेस्ट सीरीज अपलोड करूँ। हाँ चलो 12वां नंबर, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भैया, है ना, ऑप्शन नंबर सी आई है में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलो भाई आगे देखथन, हमन आगे बढ़थन, है ना, प्रश्न अच्छा से पढ़ना है आप मन ला। अब देखो, ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से बनी पतली नलिकाएं होती है। जब प्रकाश सिग्नलों को इसके अंदर एक विशेष कोण पर भेजा जाता है तो वे बिना ऊर्जा खोए इसकी दीवारों से बार बार टकरा कर पूर्ण आंतरिक कहा जाता है जगह में परिवर्तन हो जाता है। और कुछ नहीं रहा है ना, करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तकनीक से आज 5G इंटरनेट हमारे घरों तक पहुंच रहा है। जैसे बड़े बड़े टावर देखो नहीं तुम्हारा, ऐसे तो ऐसे छतरी बरोबर लगे रहते, तो मैं ऐसे टकराते, उसके बाद फिर एती जाते, फिर होती टकराते, फिर एती जाते, फिर एती टकराते, फिर एती जाते। समझ में आई नहीं।
हाँ चलो, और कुछ नहीं है, एकदम मतलब प्रैक्टिकल तरीका से पढ़ना है, मतलब ज़्यादा टेंशन वाले बातें नहीं है, बस रिवीजन अच्छा से करना। ठीक है, चलो भाई देखो, पहाड़ों या ऊंचे स्थानों पर जाने पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? बढ़िया क्वेश्चन है। और वहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? चलो बताओ, है ना। हाँ हाँ चलो, वहाँ हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए। बी देखो, ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं। सी देखो, पहाड़ों पर ठंड के कारण गुप्त ऊष्मा घट जाती है। डी देखो, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। 13 नंबर प्रश्न। हाँ, ऑप्शन नंबर का ही जगह में हमार बी आई भैया, है ना। ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलो, इतना क्लियर हो इसना आप मान ला। हाँ, एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा से, क्या कहा थे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा की परतें पतली होने से वायुमंडलीय दाब घट जाता है। दाब घटने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय 90 डिग्री सेल्सियस या उसके कम पर ही उबलने लगता है। कम तापमान पर उबलने के कारण भोजन को पकने के लिए जरूरी ऊष्मा नहीं मिल पाती और खाना देर से पकता है। इसी समस्या को हल करने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है ना। लेकिन अब वह पूरा भारतवर्ष के सब क्षेत्र में, है ना, भारतवर्ष नहीं पूरा, मतलब कि विश्व में प्रेशर कुकर के उपयोग ही हम करथन भैया, दाल वगैरह मतलब पकाए बार। ठीक है। हाँ देखो, सोनार तकनीक का उपयोग नौसेना द्वारा समुद्र में डूबी वस्तुओं या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने आप में एक प्रश्न है और आंसर खुद बताते। इसमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? अब ये हमारा सेकंड प्रश्न है नी। चलो भाई बता मोला। रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, और रक्त तरंगे, एक्स रे किरणें कहा तो एक्स किरणें। चलो बताओ भाई। हाँ, 14 नंबर प्रश्न। अभी तो आधा नहीं हुए जी, अतनम थक गयो तुम्हारे। हाँ चलो, ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगे भैया, है ना। ऑप्शन नंबर बी का है हमारे पराश्रव्य तरंगे, है ना। चलो आगे बढ़ता ना, देखो यहाँ पे क्या कहा थे, है ना। सोनार का फुल फॉर्म है का है साउंड नेविगेशन एंड का है रैगिंग, है ना। रैगिंग, सॉरी रैगिंग का तो जी रेंजिंग, है नी। इसमें उच्च आवृत्ति वाले पराश्रव्य तरंगे देखो, अल्ट्रासोनिक वेव, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, को समुद्र में नीचे भेजा जाता है। ये तरंगे नीचे की वस्तु या सतह से टकराकर जब वापस लौटती है तो उनके आने के समय से दूरी और दिशा का सटीक पता चल जाता है ना। थोड़ा सा ना लाइट चमकते तेकर सती वो जगह में समझ में नहीं आती, सही नहीं। चलो भाई आगे बढ़थन हमन। हाँ अब देखो, किसी वाहन का कहा थे, किसी वाहन या कार की गति को मापने के लिए, है ना, उसमें लगे स्पीडोमीटर, ये याद रखना भैया, स्पीडोमीटर और तय की गई दूरी को मापने वाले आडोमीटर। ये अपने आप में एक ही प्रश्न हो गए, ये दो प्रश्न हो गए। अब ये पूछी से तीसरा है, क्रमशः क्या दर्शाते हैं? ये हरे हमार तीसरा प्रश्न। चलो ये हरे हमार कहा रे तीसरा प्रश्न है नी। चलो भाई याद रखना, किसी वाहन या गति को मापने के लिए कहा होता है स्पीडोमीटर रहते, है ना। और दूरी मापे के लिए ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। अपने आप में दो प्रश्न हो गया। अब तीसरा बताओ, औसत चाल और कुल विस्थापन, है ना। तात्क्षणिक चाल और कुल दूरी, है नी। तात्क्षणिक वेग और कुल विस्थापन, औसत वेग और कुल दूरी। चलो बताओ भाई, है ना। ये जगह में चाल बात करा था, विस्थापन। अब ये जगह में औसत वेग और कुल दूरी की बात करा थे, है ना। चलो बताओ 15 नंबर के आंसर बताओ। हाँ चलो हटा दो मैं बोला, तात्क्षणिक चाल और दूरी, हमारा आंसर का ही जगह में तात्क्षणिक चाल और दूरी के क्रमशः क्या दर्शाते हैं? तात्क्षणिक चाल और दूरी दर्शाते भैया, है ना। चलो आगे बढ़थन अपन, और थोड़ा से देख लो आप मना, है ना। गाड़ी का स्पीडोमीटर उस विशेष क्षण की गति को मापता है जिसे तात्क्षणिक चाल कहा जाता है, जबकि गाड़ी में लगा ऑडोमीटर वाहन द्वारा अब तक तय की गई कुल वास्तविक दूरी को किलोमीटर में प्रदर्शित करता है। आप मन देखिए, गाड़ी तो सब चलाते हो भैया, है नहीं, कोई टेंशन वाले बातें नहीं है। बस जानना रही से ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर लाओ, कुछ थोड़ा है नहीं, बस बेसिक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति ऊर्जा सबसे अधिक होती है?
चलो बताओ भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रेडियो तरंग ये थोड़ा से कठिन है, दिमाग के ढक्कन खोले वाले प्रश्न है, लेकिन करना है ना। रेडियो तरंगे, पराबैंगनी, यूवी किरणें, है ना, गामा किरणें, और यहाँ पे दृश्य प्रकाश। चलो 16वां नंबर प्रश्न के आंसर दो। हाँ, ऑप्शन नंबर सी का ये जगह में हमार गामा किरण आई। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़थन हमन हा बढ़िया तरीका से। हाँ, देखो का कहा थे ऑप्शन नंबर सी है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, जिसके कारण इनकी आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होते है ना। अत्यधिक ऊर्जा के कारण इनकी भेदन क्षमता सबसे तीव्र होते। एला याद रखना भैया, गामा किरण के, है ना। हल्का जानते नहीं, हल्का जी। इसके विपरीत रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी और ऊर्जा सबसे कम होते, है ना, लेकिन नुकसान दोनों पहुंचाते, सबसे ज्यादा गामा। चलो भाई, हाँ देखो, एक सामान्य निकट दृष्टि दोष, है ना, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की चीजें साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की धुंधली। इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? चलो बताओ भाई, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, है ना, द्विफोकसी लेंस। चलो 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। का ये जगह में हमार अवतल लेंस है, का ये जगह में आंसर हमार अवतल लेंस है भैया, है ना। चलो आप मन है एक्सप्लेनेशन देख लो। चलो कोई टेंशन वाले बातें नहीं है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के पहले आगे ही बन जाता है। इस प्रकाश को, है ना, इस प्रकाश को फैलाकर वापस रेटिना पर केंद्रित करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इला याद रखना भैया, है ना, प्रश्न पूछते भैया। चलो भाई अब एक आंसर बताओ मला, का कहा थे? रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर जाना और जेट विमानों की उड़ान भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? चलो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलो बताओ भाई 18वां नंबर प्रश्न। हाँ, का कहा? हाँ बहुत बढ़िया, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, चलो भाई का हरे कैसे हरे तेल देख लेता ना मना। चलो, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति के तीसरे नियम मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया और रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट के पीछे से अधिक तीव्र वेग से निकलने वाली गैसें P1 आगे की ओर और रॉकेट को बराबर और विपरीत संवेग P2 प्रदान करती है, जिससे कुल संवेग सुरक्षित रहता है और रॉकेट जो है ऊपर सीधा का कर जाते, भग जाते। ठीक है, हाँ चलो भाई, हाँ रॉकेट जलाओ नहीं जी दीपावली मन में। चलो देखो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस धातु से बना होता है जिसका गलनांक अत्यधिक उच्च लगभग कितना 34 डिग्री सेल्सियस होता है? चलो बताओ भाई, सॉरी 3400 जी, 34 डिग्री का हाथ में आए। थोड़ा नींद के कमी है ना, अभी कामेच काम हो जाते, है ना, सब काम ला करे लगते। चलो, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, एल्यूमिनियम, है नी 19वां नंबर। हाँ, का है जगह में टंगस्टन है भैया, याद रखना ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो, व्यापम पीएससी सब में पूछे होला, यूपीएससी में भी प्रश्न पूछेंगे। बिजली के पारंपरिक बल्बों में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन संकेत धातु का उपयोग हो, है ना, संकेत का डब्ल्यू हरे किया जाता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, एला याद रखना, जिससे यह अत्यधिक विद्युत धारा के कारण तब तक लाल गर्म होने पर भी पिघलता नहीं है और प्रकाश देता है। हीटर के तार में नाइक्रोम का उपयोग होता है। हीटर के तार में जैसे राउंड 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 रहते ना, जब खाना बनाया था ना मन हाथों में, नाइक्रोम का उपयोग होते। और पहली जो 10 रुपये वाले बल्ब आए 60 वोल्ट वाले, तब देखो इसे वायर, मतलब कि वायर का तो जी तार बराबर से रहते, तब टूट जाए, वहाँ टूट जाए ना, फ्यूज हो गए कहान तेला हमन। हाँ लाइट फ्यूज हो गया, अब नया बल्ब ले लगी से कि वही हरे का हरे टंगस्टन हरे। ठीक है, चलो भाई, हाँ अब देखो एक आंसर बताओ। परम शून्य तापमान वह न्यूनतम सैद्धांतिक तापमान है जिससे नीचे कोई तापमान संभव नहीं है। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, या 0 केल्विन कथन एला -100 सेल्सियस, 273 ए माइनस में 273.15 डिग्री केल्विन। चलो बताओ भाई, है ना। हाँ, यह हमारा 20वां नंबर प्रश्न। इतना थक गए हो तुम? कहा रे -2731.5, है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस भैया, एला याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रे मन सब।
चलो भाई आगे काम आई आप मन पर। चलो देख लो, परम शून्य तापमान ब्रह्मांड का सबसे कम संभव तापमान है। केल्विन पैमाने पर यह 0 केल्विन होता है और सेल्सियस पैमाने पर इसका मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा और आणविक गति पूरी तरह से कहा हो जाते शून्य हो जाते। ठीक है, चलो देखो 21वां नंबर प्रश्न देखो, बढ़िया प्रश्न है प्रैक्टिकल। चिप्स के पैकेटों जैसे कि लेज कुरकुरे सब खातो मोल पता है, अभी धर के भी बैठे हो कई जन बना को खराब होने या ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए उनमें कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस भरी जाती है। हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। चलो बताओ भाई 21वां नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन भरे जाते हैं नहीं। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़थन अपन नेक्स्ट प्रश्न में। देखो, चिप्स में मौजूद तेल और वसा हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते, जिससे उनका स्वाद और गंध खराब हो जाते। इसे रोकने के लिए पैकेटों से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन N2 गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन कम क्रियाशील अक्रिय जैसी गैस है जो चिप्स को लंबे समय तक का रखते जी, ताजा रखते। समझ में इसका एक्सप्लेनेशन साथ में लेके चलता, आप मन कोई दिक्कत नहीं हो है नहीं ना, आप मन के कोई टाइम पास हो। चलो देखो, शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है जिसके कारण उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। आभूषण बनाने के लिए प्रयुक्त 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। का मिला था में हमारा ज्यादातर के तांबा है नहीं। चलो बताओ भाई 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। 100%, 91.6%, 75%, 83.3%। हाँ 22 कैरेट ये हरे हमार 22वां नंबर, ऑप्शन नंबर बी 91.6% रहते भैया है ना। तेकर साथी बाद में जब हम यहाँ सोना बेचे बर जाता ना तो ओकर रेटा और गिर जाते है नी। चलो तभी पैसा कमाते हैं नी। देखो बी देखो, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो बहुत लचीला होता है ना। आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है ना, जिसका अर्थ है कि 24 भागों में से 22 भाग सोना है और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाई जाती है। प्रतिशत निकालने पर यह लगभग 91.6% शुद्ध सोना होता है, इसलिए इसे का कथन है 916 हॉलमार्क सोना भी कहते हैं है ना। 916 हॉलमार्क सोना भी कहते हैं, याद रखना भैया, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब 23वां नंबर प्रश्न देखो, उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह में रखी गई है। समूह 1 में हाँ उत्कृष्ट गैसें कहा ना, समूह 17 में, समूह 18 में, समूह 2 में। चलो भैया हाँ, और नमूना सहायक वाले मन पर जो है वीडियो अपलोड हो चुके आवर्त सारणी वाले, देखो भैया परमाणु संरचना के भी अपलोड हो जी, टेंशन नहीं लेना है आप मान ला। ठीक है। हाँ चलो 23वां नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर का ही जगह में हमारे ऑप्शन नंबर सी 18वें समूह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रही। चलो भाई देखो यहाँ पे आगे का कहा थे। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में नोबल गैसों को रखा गया है। इनके बाहरी कोष इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरे होते हैं है ना, अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए ये अधिक स्थिर होते हैं और कुछ नहीं हुए और सामान्य किसी अन्य तत्व से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे हुई है। इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है। चलो इतना पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलो देखो क्या कहा था आगे, शुष्क बर्फ का उपयोग स्टेज शो में कृत्रिम धुआं बादल बनाने और आइसक्रीम को ठंडा रखने में होता है। यह वास्तव में क्या है। ठीक है, शुष्क बर्फ, जमी हुई अत्यधिक ठंडी पानी की बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सॉलिड CO2, तरल नाइट्रोजन का जमा हुआ रूप, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। चलो बताओ भाई। हाँ 24वां नंबर, बहुत बढ़िया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भैया है ना, CO2 हरे। चलो भाई हाथ नहीं डालना है हमें, जम जी नहीं तुम्हारा हाथ। चलो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, यानी यह गर्म होने पर बिना लिक्विड पानी में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। पानी नहीं बदले हो सीधा काम में बदल जाते हैं गैस में, इसलिए इसे छूने पर हाथ गीला नहीं होता और इसे शुष्क बर्फ कहते हैं है ना। छू सकते हो भैया, छू सकते हो, मैं मजाक करता हूँ है नहीं। चलो भाई हाँ, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण है। केवल अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर बताऊंगा जल्दी से। 25वां नंबर हाँ का ही ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण अपचयन और
रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो भाई का होते देख लो एक बार, कैसे कैसे होते बहुल देख लोगा, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। जंक लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और का होते अपचयन दोनों साथ साथ होते, दोनों हाथ साथ साथ होते। इस प्रक्रिया में लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3H2O बनाता है। पानी रहते, ठीक है, याद रखना। यह एक रासायनिक और अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। रासायनिक और कहा रे अपरिवर्तनीय परिवर्तन, हरे भैया याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज नहीं कल काम में आई है चीज है। देख लो अब यह हमारा 26वां नंबर प्रश्न देखो, पीने के पानी या स्विमिंग पूल के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? चलो बताओ भाई, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, CaOCl2। हाँ, 26वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। चलो कार्बोनेट नहीं रहा है, परमैंगनेट भी नहीं रहा है ना। अब देखो एक बार क्लोराइड जरूर रही, लेकिन सोडियम क्लोराइड नहीं रहा है, जगह में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रहते, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रहते, ऑक्सीजन में उपस्थित रहते, ठीक है, ऑक्सीकरण में। चलो इतना क्लियर हुई है ना। ऑप्शन नंबर बी हमार हाँ राइट आंसर है, ठीक है। चलो देख लो एक बार, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र CaOCl2 है। जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो इनमें से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन वहीं में रहते, पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट कर देते। कौन? हाँ, क्लोरीन है, ठीक है। चलो भाई अब देखो 27वां नंबर, परमाणु बम हाँ कौन कौन बनाया था तुमन हाँ का विस्फोट और सूर्य में ऊर्जा का निर्माण क्रमशः किन सिद्धांतों पर आधारित है? चलो भाई बताओ, दोनों नाभिकीय संलयन पर, दोनों नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पर। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक आंसर एकदम फटाक से और जल्दी देना है आप वाला, है ना। हाँ 27वां नंबर। चलो भाई 27वां नंबर प्रश्न के आंसर दो मोला। हाँ का ये जगह में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, बहुत बढ़िया, संलयन होते, ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, फ्यूजन, ठीक है, याद रखना भैया। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होते, जस्ट उल्टा लिखा है डी में। हाँ बढ़िया, देखो तुमन है ना। देखो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, ठीक है, के सिद्धांत पर काम करता है जहां एक भारी यूरेनियम का नाभिक टूटता है। इसके विपरीत सूर्य और तारों में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, जहां हाइड्रोजन के हल्के नाभिक अत्यधिक उच्च तापमान पर आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम भी संलयन पर आधारित होता है। बहुत खतरनाक है, पूरा एरियल खत्म कर दी, पृथ्वी नष्ट करे बर काफी है भैया वहाँ। देखो एल्यूमिनियम धातु को निष्कर्षित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्राकृतिक अयस्क का, है ना, अयस्क का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना, सिनेबार। चलो बताओ भाई, एल्यूमिनियम धातु को निष्कर्षित करने के लिए 28वां नंबर प्रश्न। हाँ का ये जगह में, बहुत बढ़िया, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। हाँ चलो भाई देख लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, Al2O3 है ना। ये हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है, गैलेना से सीसा और सिनेबार से पारा, ठीक है, निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बालको कोरबा क्षेत्रों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलता है, याद रखना भैया, है ना। तब वो एल्यूमिनियम और लोहा के रेठा बढ़ गए, है नहीं। देखो आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोजले द्वारा किया गया था। यह तत्वों के किस गुण पर आधारित है? चलो बताओ भाई, हेनरी मोजले द्वारा किया गया था, यह तत्वों के किस गुण पर आधारित है ना? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु क्रमांक या संख्या पर, संयोजकता पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर। चलो बताओ भाई 29वां नंबर। हाँ ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक या संख्या पर, बहुत बढ़िया। चलो एक बार देख लो सबो चीज मतलब याद रखना भैया, विज्ञान वाले जितना है नमूना सहायक में प्रश्न मन बढ़िया बढ़िया है। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक मतलब कि नाभिकीय में प्रोटॉन की आवर्त फलन पर आधारित है ना। इससे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, इस जो है जिसमें कई विसंगति थी जिन्हें मोजले के परमाणु क्रमांक सिद्धांत ने दूर कर दिया, ठीक है। एक जो है ऊपर वीडियो डल चुके हैं, जाके एक बार देखो, है ना, जेमन कोर्स परचेज करे तेमन है नमूना सहायक के। देखो कपड़ों पर लगे तेल या ग्रीस के दाग को साफ करने के लिए साबुन के अणु का कौन सा हिस्सा गंदगी से जाकर जुड़ता है? चलो बताओ भाई, कपड़ों पर लगे तेल या ग्रीस के दाग को
साफ करने के लिए साबुन के अणु का कौन सा हिस्सा गंदगी से जाकर जुड़ते हैं ना। जल रागी, पानी को पसंद करने वाला सिरा। जल विरागी, पूछ वाला हिस्सा जो हाइड्रोकार्बन कार्बन है सिरा। साबुन का आयनिक सिरा है ना, ग्लिसरॉल का अणु। चलो भाई तीसरा नंबर का ये जगह में हमारा ऑप्शन नंबर बी, जल विरागी, पूछ वाला हिस्सा जो हाइड्रोकार्बन है सिरा, है ना। देखो एक बार एक आप मन एक्सप्लेनेशन देख लो। साबुन के अणु के दो हिस्से होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूछ होती है जो जल विरागी होती है, यह पानी से दूर भागती है, लेकिन एक होता है तेल ग्रीस में आसानी से घुल जाती है। दूसरा सिरा आयनिक होता है जो पानी से जुड़ता है जब कपड़े धोए जाते हैं। तो जल विरागी सिरा मैल को चारों तरफ से जकड़कर मिसेल संरचना बना लेता है और पानी के बहाव के साथ मैल बाहर निकल जाते। समझ में नहीं इतना तो हम आज इतना ही करथन में औला हूँ, आप मन टेंशन नहीं लेना है। हिंदी के आप मन के डिमांड रही से, इंग्लिश के रही से, अब एक बार ना ओकरे क्लास ला करबो, ठीक है। हाँ मिलता ना मन नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।